नमस्कार, मैं गायत्री शर्मा मरु साहित्य मंच के साहित्य यात्रा कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज साहित्य यात्रा कार्यक्रम की इस श्रृंखला में हम लेकर आए हैं युवा कहानीकार एवं स्वतंत्र लेखिका डॉक्टर संतोष बिश्नोई जी को। डॉक्टर संतोष बिश्नोई बीकानेर जिले से हैं, जो वर्तमान में दिल्ली कॉलेज शिक्षा में सह आचार्य के पद पर कार्यरत है। आप सभी के बीच आज वो आपसे बातचीत करेंगे। अब तक की साहित्य यात्रा हम जानेंगे उन्हीं की जुबानी। तो चलिए जुड़ते हैं डॉक्टर संतोष बिश्नोई जी से। नमस्कार संतोष जी। नमस्कार, कैसे हैं मरु गायत्री साहित्य आप? बढ़िया है। मरु साहित्य मंच के इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन है। थैंक यू, धन्यवाद। आपने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया, उसके लिए मुझे अच्छा लगा। शुक्रगुजार हूँ आपके। इस कार्यक्रम के जरिए हम अब तक की जो आपकी साहित्य यात्रा है उसको दर्शकों के सामने रखना चाहेंगे। जी। तो संतोष जी, मैं जानना चाहूंगी कि आपकी सारी जितनी भी शिक्षा दीक्षा हुई है वो वनश्री विद्यापीठ से हुई है, जो कि प्रकृति के बीच बालिकाओं के लिए एक वैश्विक स्तर का शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र है। हाँ। आप अपने और अपने शिक्षा संस्थान के बारे में क्या कहना चाहेंगी? जी देखिए, कॉलेज शिक्षा से ही मैं वनश्री विद्यापीठ से जुड़ी रही हूँ। तकरीबन 7 से 8 साल तक मुझे उस परिवेश में रहने का मौका मिला। मेरा एक तरह से पठनीय और लेखकीय शुरुआत वहीं से, उसी मंच से होती है, क्योंकि वहाँ पे पढ़ने के लिए बहुत सारे आयाम हैं। बड़ा पुस्तकालय है। विश्वविद्यालय में हमें प्रोफेसर्स के निर्देशन में अकादमिक अनुभव भी बहुत रहा। तो कहीं न कहीं हमारे लिखने की शुरुआत जो है, भले ही बचपन में हुई, पर बीच का जो विकास रूप है वो मुझे वनश्री विद्यापीठ से ही मिला। मुझे कह सकते हैं अनुभवों का एक व्यापक जो कुंज है वो विद्यापीठ से ही मिला। महिलाओं का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है वो, हमारे राजस्थान का ही नहीं, पूरे भारत का जो बड़ा विश्वविद्यालय माना जाता है। और अनुशासन जो है वो सबसे बड़ी चीज वहाँ पे हमें जो सिखाई जाती है। मेरा मास्टर डिग्री से लेकर पीएचडी तक का जो बड़ा एक यात्रा है मेरी साहित्य के साथ साथ मेरी अकादमिक, तो वो मेरी वहीं से ही होती है। जी। संतोष जी, मैं आपने इतनी छोटी सी उम्र में अनेक साहित्यिक रचनाओं में रचनाक्रम किया है, तो मैं चाहूंगी कि लेखन की ओर जो आपका रुझान है वो कैसे और कब हुआ? देखिए, लेखन की शुरुआत को हम किसी समय सीमा में तो नहीं बांधते हैं। बचपन से ही मुझे कहीं न कहीं शायद लेखन का कुछ कह सकते हैं रहा होगा, क्योंकि मैं बड़ी चिंतनशील रही हूँ। मुझे जब ध्यान ही नहीं था कि मैं जब से सोचने की प्रक्रिया में आई तो मुझे एकांत प्रिय रही और अधिक से अधिक चीज़ों की ओर सोचती थी। मुझे छोटे से छोटे भाव और अनुभव जो है मुझे कहीं न कहीं प्रभावित करते रहे हैं। छोटी से छोटी चीज़ें मैं शायद मैं ज़्यादा संवेदनशील रही हूँ। और लिखने के लिए मैं जब स्कूल में थी तब से ही थोड़ी बहुत तुकबंदियाँ और छोटी-बड़ी कहानियों के लेखन की शुरुआत मैंने कर दी थी। हालाँकि वो बहुत जी छोटे स्तर पे थी और उसको इतना प्रोसेस नहीं हुआ आगे। वो कहीं न कहीं कागज़ों में जो है वो रस्सी के घाव चली थी, वो अलग बात है। जी जी। हाँ, मेरे भाई-बहनों को अक्सर ऐसा लगता था कि मैं शायद मेरे पास कोई ऐसी किताब है जिस पे मैं लिखती हूँ। वो मैं मौलिक लेखन करती थी, लेकिन उनको ऐसा लगता था। तो वहीं से शुरुआत हुई मेरी। लेकिन साहित्यिक तौर पर जब मैंने लिखना शुरू किया वो मेरा पहली एक कहानी थी, अम्मा कहानी, जो राजस्थान पत्रिका में मेरी प्रकाशित हुई थी, जो मेरे लिए बड़ी कह सकते हैं सरप्राइज तौर पे रही थी। मुझे नहीं पता वो पत्रिका में कैसे प्रकाशित हुई। मुझे किसी के जानकार के माध्यम से पता चला कि डॉक्टर संतोष बिश्नोई है, वो आपके नाम के मैच करके आपके जो मैच करता है और आपकी कहानी जो है उसमें छपी। तो मैंने देखा, पता चला वो मेरी ही लिखी कहानी और मेरे ही नाम से प्रकाशित हुई थी। तो वहाँ से जी मुझे जी। लगा कि हाँ, मेरा लेखन जो है स्तरीय हो सकता है, मुझे मेरा लेखन लोगों तक पहुँचना चाहिए। तो मैंने जो है लिखने की प्रक्रिया को फिर मैंने नहीं रोका और जो है निरंतर लिखती रही हूँ। जी बहुत अच्छा। आपने साहित्य की किन किन विधाओं में रचनाक्रम किया है संतोष जी?
देखिए शुरुआत मेरी कहानी विधाओं से हुई थी, उससे भी पहले छोटी-छोटी चीज़ों से शुरुआत हुई थी, पर साहित्यिक तौर पर मैंने कहानी लेखन से अपने चीज़ों की शुरुआत की। कहानियों के साथ-साथ लघु कथाएँ भी मैंने लिखी, कविताएँ भी जी। मैंने लिखी है और संस्मरण है, रेखाचित्र है, वो भी मैंने लिखे हैं काफ़ी। तो एक तरह से मेरा लेखन अब विस्तार की ओर जाने लगा है। प्रारंभ में जो जी। है मेरी शुरुआत जो है कथा साहित्य से ही हुई थी। जी। आजकल इसके साहित्य को लेकर जोर शोर से मतलब चर्चा पर है, तो मैं जानना चाहूंगी कि स्त्रीवादी साहित्य का समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। देखिए एक स्त्री जो कि हमेशा से दोयम दर्जे की मानी जाती रही है, उसको हर जगह पे कहीं न कहीं उस चीज़ के लिए संघर्ष करना पड़ता है अपनी पहचान के लिए। मुझे आज भी लगता है कि महिलाओं के जी। लिए जो है अपना आप को स्थापित करना सबसे ज़रूरी है, ना कि आर्थिक रूप से, साहित्यिक रूप से भी मुझे लगता है अगर महिलाएँ लिख सकती हैं तो वो आगे आएँ। क्योंकि लेखन जो है इंसान को ही अभिव्यक्त नहीं करता है, अपने मन के भावों को भी अभिव्यक्त करने का एक बहुत बड़ा माध्यम देता है। तो स्त्री विमर्श को जब मैंने पढ़ना शुरू किया जी। था मास्टर डिग्री में हमारे स्त्री विमर्श का पूरा पेपर लगा करता था। वहाँ से मैंने स्त्री विमर्श जी। को पढ़ना शुरू किया और मैंने मैत्रेयी पुष्पा जी को, मृदुला गर्ग जी को और अलका राव जी को मैंने बड़े विविध स्तर पे पढ़ा, स्त्री विमर्श को समझने की कोशिश की, कट्टर स्त्रीवादी महिलाओं को भी पढ़ा और मध्यम मार्ग में भी पढ़ा मैंने। तो कह सकते हैं कि स्त्री विमर्श ज़रूरी है महिलाओं के उत्थान के लिए, उनको अपनी पहचान के लिए और कहीं न कहीं उनके दृष्टिकोण को जी। विकसित करने के लिए स्त्री विमर्श जो है ज़रूरी था। तो मेरे लेखन में जी। भी कहीं न कहीं स्त्री विमर्श कविताओं में कहीं न कहीं देखने को मिल सकता है, वो भावों के रूप में आ सकता है। जी। संतोष जी, आपने अपनी कहानियों में जितनी भी वर्तमान विसंगतियां हैं उनको घेरा है, जो हर व्यक्ति के साथ घटित होती है। जी। तो इस तरह की जो कथा वस्तु है उसकी कल्पना आपके मानस पटल पर कैसे आई? मैंने आपकी कहानियां पढ़ी है, लघु कथाएं पढ़ी है, मतलब जी। सब में लगता है कि जितनी भी समाज में जो विसंगतियां हैं उनको लेकर आपने लेखन कार्य किया है। तो मतलब इस तरह की कथा वस्तु आपने कैसे मतलब उठाई? जी देखिए कहा जाता है कि लेखक काफ़ी संवेदनशील प्राणी होता है, छोटी-छोटी चीज़ें उसको प्रभावित करती है। मैं भी संवेदनशील रही हूँ, मेरे लेखन में शुरुआत ही वहीं से होती है कि मुझे छोटी से छोटी चीज़ें परेशान कर देती थी। वो चाहे मेरे आस-पास घटित होती थी या कहीं पे भी जहाँ मैंने सुन लिया, जैसे मैंने अगर अखबारों में भी कोई ऐसी संवेदनशील स्थितियाँ पढ़ ली, तो वो 2 दिन तक मेरे मन में जो है चलती रहेगी निरंतर, उस पे मनन चलता रहेगा। तो मेरे लेखन में भी जी। कहीं न कहीं मेरे आस-पास की चीज़ों में और जो चीज़ मुझे व्यथित करती है या दुखी करती है, तो वो कहीं न कहीं मेरे साहित्य यात्रा का जो है एक अंग बन जाता है। मेरे लेखन में कहीं न कहीं वो ज़रूर उतरता है। तो जी। संवेदनशील जी। स्थितियों का जो है अनुभव करना एक लेखक के लिए ज़रूरी होता है। ज़रूरी नहीं है कि वो जी। अनुभव जो है हमारे साथ घटित ही हो। आप जो है जी। परकाया प्रवेश करके भी एक लेखक के संदर्भ में उसको अपने शब्दों में, अपने भाव में महसूस करके जो है कर सकते हैं उसको, जो मुझे लगता है जी। ज़रूरी है चीज़ों के लिए। जी। संतोष जी, आपने 2 दर्जन से भी अधिक लघु कथाओं की रचना की है। तो मतलब आपकी जो भी पसंदीदा कहानी है उसके बारे में और उसकी सामाजिक प्रासंगिकता के बारे में क्या कहना चाहेंगी? देखिए जितना साहित्य मैंने अभी तक मेरे लेखनी में आया है, 3 दर्जन से ज़्यादा कहानियाँ प्रकाशित हो चुकी है मेरी। 2 जी। दर्जन से ज़्यादा कहानियाँ मेरी डायरीज़ में भी पड़ी हुई है, जिनको अंतिम रूप देखिए प्रकाशित करने की योजना है मुझे। तो जी। कहानियों का मैंने ये ध्यान रखा है कि कहानी का विषय जो है वो विस्तार में रहे, किसी पर्टिकुलर जी। या किसी एक विषय पर ही ना लिखूं मैं। तो समाज के मैंने बहुत जी। सारे हिस्सों को लेने का प्रयास किया है, जिसमें मेरा सबसे संवेदनशील अगर विषय मेरे लिए रहता है तो वो है वृद्ध जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनकी स्थितियों को लेकर मैंने बहुत सारी कहानियां लिखी है और शायद मेरा प्रिय भी रहा है। तो एक कहानी मेरी कुछ ही दिनों पहले ही प्रकाशित हुई थी, आशियाने की तलाश इस नाम से एक तलाश। जी। महिला के ऊपर थी। तो वो कहानी काफ़ी जी। अच्छी है मेरी। एक अम्मा कहानी है, वो भी बुजुर्ग महिलाओं की, जी। जिस प्रकार बच्चे बड़े हो जाते हैं और हम बुजुर्गों को अनदेखा करने लगते हैं और
हमारी नई पीढ़ी ही इस चीज के लिए उत्तरदायी भी है। तो मुझे लगता है कि हमें उस वर्ग को ध्यान में रखना जरूरी है कि जिस बड़े वट वृक्ष ने आपको पनपने का अवसर दिया, कहीं वो हमारे समाज से ही नहीं, हमारे परिवार से अछूता ना रहे। तो मेरे जो प्रिय विषय में जो है वो वृद्ध या बुजुर्ग लोगों का जो है महत्वपूर्ण स्थान रहेगा, और मेरे को अच्छा भी लगता है लिखना उनकी जी पीड़ाओं जी को। जी। जी, आपकी जितनी भी कहानियां हैं उनकी मतलब सामाजिक प्रासंगिकता क्या रही है? देखिए, सामाजिक प्रासंगिकता है कि आपको कहीं न कहीं वो पढ़ने के बाद सोचने को मजबूर करेगा। लेकिन जैसे मैंने बोला कि मेरे वृद्ध जो है मेरे प्रिय विषय रहे हैं, उसके साथ ही मेरे एक और कहानी भी मैंने लिखी थी तारा नाम से। वो एक ऐसे बच्चे पर जी है जो उसका मानसिक विकास पूरा नहीं हो पाता है, और वो ना चाहते हुए भी हमारे समाज में कैसे उपेक्षित वर्ग की तरह होता है। जिस जो बड़ा बच्चा है, उसका मानसिक विकास पूर्ण रूप से नहीं हुआ है, वो बोल नहीं सकता है, वो अपनी बातें रख नहीं सकता है, लेकिन उसमें जो भावनाएं हैं वो मरी नहीं है। तो उसको आप देख सकते हैं मेरी कहानी में। और सामाजिक प्रासंगिकता ये है कि कहीं ना कहीं आपको अगर पढ़ेंगे मेरी कहानियों में, तो आपको सोचने को जरूर जी जो है अवसर मिलेगा। एक बार फिर से उन सारी परिस्थितियों पर, समस्याओं पर आपको लगेगा कि आपको एक बार मन करना चाहिए कि ऐसा क्यों है। जी। जी जी, बहुत अच्छा। संतोष जी, आपने दो कहानियां लिखी है, अमानत और एहसास। दोनों की कथा वस्तु बिल्कुल विपरीत है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी कि अमानत में तो कि शहरी बच्चे होते हैं जो अपनी पसंद से शादी करते हैं और बाद में मतलब उनके माता पिता को इस तरह से चाहते हैं कि एक संतान को ना चाहिए कि वो माता पिता है, उनको जब उनकी सोसाइटी में जाते हैं तो वो उनको ये कहने में भी मतलब ये असहज महसूस करते हैं कि ये हमारे माता पिता है। जी। दूसरी तरफ एहसास कहानी है, उसमें जो लड़की होती है वो माता पिता की पसंद की होती है, और अंत तक भी वो मतलब उसको बनाए रखती है कि नहीं, हमारे लिए सब कुछ हमारे माता पिता है, जैसी स्थिति में जैसी परिस्थिति में। किस तरह की कहानी, क्या क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? जी देखिए, कहानी आपने दो कहानियों का जिक्र किया है मेरी लिखी कहानी में। एक अमानत कहानी है। अमानत कहानी में ये दिखाया जी गया था कि जैसे ही बच्चे, जब हमें जैसे आज के ज़माने में ही प्रासंगिक भी है कि हम आप में से बहुत सारे लोग जो है अपने परिवार को छोड़कर नई जगह पे जाते हैं, अपने रोज़गार के विषय में कहें या किसी भी उद्देश्य में हमें परिवार को अलग रहना पड़ता है। विवाह के पश्चात स्थितियां बदल जाती जी है, क्योंकि बुजुर्ग लोग हैं वो अपनी जमीन को छोड़कर आना नहीं चाहते हैं, और नवयुवकों के लिए ये समस्या ये आ जाती है कि वो अपने रोजगार और जमीन जो है नए जमीन में अपने संघर्ष में अपनी पहचान बनाने में जुटे होते हैं। अब इन दोनों स्थितियों में कहीं जी। ना कहीं दो वर्ग हो गए हैं। एक हमारा वो वर्ग जो अपने परंपरा हम्म, को छोड़ना नहीं चाहता है, लेकिन वो चाहते हैं कि हमारी परंपरा को नई पीढ़ी निभाएगी, और नई पीढ़ी नए जो है आधुनिक तत्वों से लैस होती है। उसके लिए अभी भी और बहुत कुछ सीखना होता है, तो पुराने संस्कारों में वो कहाँ तक जुड़ पाता है, ये थोड़ा सा दोनों के बीच में संतुलन नहीं हो पाता है। उस कहानी में भी ऐसा ही दिखाया गया है कि एक बेटा है जिसका विवाह हो गया है और अच्छे पद पर है, शहर में रह रहा है, अपने मर्जी से उन्होंने विवाह किया, और माता-पिता पहली बार जब उनको कहते भी हैं काफ़ी समय से कि आप शहर में आइए, हमारे बीच में रहिए, तो उसमें ये तो कहीं पे भी नहीं दिखाया गया है कि उनको उपेक्षित किया गया है पहले जी प्रारंभ में। पर जब वो यहाँ आते हैं तो उनको अमानत के तौर पे उनको कुछ वस्तु देने की कोशिश की जाती है, जो जो कि कहीं न कहीं उनको ठेस पहुँचती है, क्योंकि देखो उसमें कोई भी पक्ष गलत नहीं है, ना मैं बुजुर्गों को गलत मानूँगी, उसमें थोड़ा-सा समझ की कमी उसमें हमें देखने को मिल सकती है कि दोनों वर्गों में संतुलन नहीं हो पाता है, और ये संतुलन जी शायद बहुत कम देखने को मिलता है सब घरों में। तो उसमें जो जी अमानत के तौर पे जो नए चीज़ों को जोड़ने की कोशिश करते हैं, वो उनको दुखी और व्यथित करता है। दूसरी कहानी आपने अमानत के अलावा अभी एहसास आपने जो नाम लिया ऐसा। था, उसमें क्या होता है कि देखिए विवाह तो वो भी कहीं न कहीं जो है प्रेम विवाह नहीं है।
उससे फर्क नहीं पड़ता है प्रेम का या कि माता पिता से तय किया गया विवाह। लेकिन उसमें क्या करता है कि बेटा जो है वो अपने मम्मी पापा को भुला देता है विवाह के बाद या अपने आधुनिकता के चक्कर में। पर वो बहू समेटने की कोशिश करती है, माध्यम बनती है, दोनों परिवार को बचाने की कोशिश भी करती है। जैसे अभी बताया गया था कि एक किसी कारणवश उसके बेटे की नौकरी चली जाती है और जो बहू काफी समय से संतुलन बैठा रखा था उसने परिवार में, बेटे को नहीं पता होता है कि बहू लगातार उनके माता पिता के संपर्क में रहती है, उनको पूरी सहायता देती है। जिस बेटे को जन्म दिया उसने भुला दिया, लेकिन एक जो बहू है उसने पढ़े लिखा होने के साथ साथ परिवार को जोड़ने की बड़ी अटूट कोशिश की। उसमें ये दिखाया गया था। तो दो विपरीत है मानती हूँ मैं, लेकिन दोनों ही में परिस्थितियां अलग है और अलग अलग परिस्थितियों में इंसान जो है अलग अलग निर्णय करता है। तो वो आप देख सकते हो। जी। संतोष जी, आपने प्रेम को लेकर बहुत सी कहानियां लिखी है, तो मतलब आधुनिक प्रेम को कैसे परिभाषित करेंगे? आपकी जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, जो आजकल हम समाज में देख रहे हैं कि इस तरह से प्रेम विवाह होते हैं लेकिन ज्यादा समय तक वो टिकते नहीं है, या फिर प्रेम का समूह भी बदलता गया है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए कुछ प्रेम कहानियां मैंने लिखी है। स्वभाव है प्रेम की परिभाषाएं तो किसी आचार्य ने भी आज तक नहीं बांधा है। प्रेम क्या है उस पे तो अलग चर्चा हो सकती है, लेकिन फिर भी प्रेम का एक स्वरूप जरूरी नहीं है कि प्रेम आप जो है प्रेम संबंधों को या प्रेम विवाह में ही प्रेम की मान्यता दें। प्रेम वो होता है जो आप में समर्पण का भाव पैदा करे, आपका जो है अपनापन बनाए रखे, आप में एक जीवंतता के साथ साथ सकारात्मकता बनाए रखे, तो वो आप में एक नया प्रेम हो सकता है। और बाकी प्रेम की परिभाषा है तो मुझे लगता है सभी व्यक्तियों और सभी रिश्तों के हिसाब से बदल जाते हैं उसके मायने। और प्रेम कहानियां मेरे जितनी प्रेम कहानी से तुम बिन प्रीत अधूरी है ये कहानी थी, एक और प्यार की परिभाषा थी। कुछ परिभाषाएं बदल गई है कहीं न कहीं स्वार्थ के चक्कर में, या फिर कह सकते हैं कि आधुनिकता के दौर में प्रेम बहुत पिछड़ गया है। आप उसमें देख सकते हैं और भी बहुत सारे प्रेम पे शादी या सौदा इस नाम से भी मेरी एक शादी कहानी थी। सौदा। हाँ, तो बहुत सारे हैं, आप देख सकते हैं प्रेम के अलग-अलग रूपों को आप महसूस कर सकते हैं। वो देखते हैं कि पाठकों को कितना अच्छा लगता है पढ़कर, कि उसको किस तरह का प्रेम अच्छा लगता है, वो आप देख सकते हैं। यही प्यार है, ये भी एक प्रेम कहानी जी लिखी जी। थी, तेरा साथ है कितना प्यारा। तो प्रेम कहानियाँ लिखी है मैंने, पर फिर भी मैंने ये कोशिश की है कि समाज के अलग-अलग मुद्दों को जो है जोड़ा जाए, अलग-अलग हाँ मुद्दों जी। को दिखाया जाए। आगे भी मेरा प्रयास तो यही रहेगा कि समाज के उन मुद्दों को भी उठाऊँ, सिर्फ ये नहीं दहेज को, मैंने विधवा विवाह को जी भी एक बार दिखाने की कोशिश की है। तो समाज के और भी प्रेम के अलावा और भी पक्षों को लेने का मेरा प्रयास रहता है हमेशा से, वो आप देख सकते हैं। जी। जी जी, बहुत अच्छा। आपने संस्मरण और यात्रा साहित्य भी लिखे हैं, तो आप अपने किसी यात्रा वक्त को बताना चाहेंगी? हाँ जी, मैंने चूँकि देश के साथ-साथ विदेश यात्राएँ काफ़ी की है। भारत के अलावा मुझे विदेशों के बहुत सारे परिवेशों को करीब से देखने का, महसूस करने का अवसर मिला। भारत में जी भी मैंने कई जगह ऐसी जगह भी यात्रा की जहाँ मैंने काफ़ी महीनों तक रह के या फिर काफ़ी दिनों तक रह के अनुभव किए। देखिए, यात्रा अपने आप में ही एक कह सकते हैं आपके व्यक्तित्व का एक अलग पहलू निखार कर सामने लेके आता है। क्योंकि यात्राएँ जी। एक तरह से आप प्रैक्टिकल वर्क कह सकते हो, जहाँ पे साहित्यिक यात्रा आपके लिए जो है लेखन और सिर्फ़ उस पे टिका होता है। यात्रा वृत्तांत आपका जो है आँखों देखा हाल भी होता है, आपका महसूस किया हुआ हाल होता है। उसमें आपका लेखकीय जो चिंतन है वो किस प्रकार प्रकट होता है या बाहर निकलता है, निखरता है, वो देखने की बात है। यात्रा संस्मरण में मैंने बहुत सारी कोशिश की है कि जो मैंने यात्राएँ की है उनको एक जगह समेटूँ। वो जो है सिर्फ़ शायद समाज के लिए नहीं, कम से कम पाठकों के लिए रुचिकर और मनोरंजक भी हो, ज्ञानवर्धक भी कराए और उनको एक नई रोचकता से भरपूर करे, ताकि लोगों को यात्रा करने के लिए एक नया अवसर मिले, उनको जो है प्रेरित करे कि यात्राएँ करना सुखद होता है।
तो मेरा जी। ये कोशिश है। जी। आप संतोष जी, आपने लघु कविताएं भी लिखी है, तो मैं चाहूंगी कि आप उन पे थोड़ा सा प्रकाश डालें। हाँ, क्यों नहीं, मैं चाहूंगी कि एक दो कविताएं आपके लिए मैं सुना दूं, इससे आपको सुना थोड़ा दी। सा पता रहेगा कि किस प्रकार होता है। एक जी। मेरी प्रिय कविता रही है टूटना। जैसे हम कहते जी। हैं ना कि जीवन में हर व्यक्ति के, इंसान के जीवन में एक टूटन की प्रक्रिया जरूर आती है। वो आप जी। उसको किस प्रकार टूटन में जुड़ने की प्रक्रिया को आप देखते हैं, उसी स्थिति पर मेरी एक कविता है कि सुना है अक्सर टूटना बहुत बुरा होता है। सुना है अक्सर टूटना बहुत बुरा होता है, चाहे हृदय हो या घर हो। लेकिन इस टूटन की प्रक्रिया में बहुत कुछ जुड़ जाता है। लेकिन इस टूटन की प्रक्रिया में बहुत कुछ जुड़ जाता है। आपकी हिम्मत, आपका जज्बा तभी प्रत्यक्ष होते जब आप टूटने के कगार पर होते हो। चाहती जी। दुनिया कि तुम टूट जाओ, तब आपकी ललकार पैदा करती वो जोश जो आपको और भी अधिक मजबूत बनाते। नहीं टूट सकते तब खड़े होते हो हर झंझावत में, कभी दुर्गा बनकर, हर तूफानों में कभी सीता बनकर, जो स्वीकार करती है धरती में समाना लेकिन टूट जाना नहीं। तो ये जी। एक प्रक्रिया रही है जो टूटने की हर एक व्यक्ति अनुभव करता है। एक महिला उसको किस प्रकार लेती है, ये आप इस कविता में देख सकते हो। एक और मेरी प्रिय कविता है, मुझे लगता है कि ये प्रासंगिक भी रहेगी हमारे इस बातचीत के संदर्भ में। कविता का शीर्षक है मैं जरूरी है। मैं यानी हर व्यक्ति के अंदर एक मैं का भाव होता है। उसको आप ईगो में ना ले। जी। मैं अपने लिए कितना जरूरी होता है कि मैं भी हूँ, अपना अस्तित्व को मानना। अपना। इस जी। बातचीत जी। में जी, एक महिला के लिए ये मैं जरूरी कितना है, ये आप मेरी कविता में देख के समझ सकते हैं। कविता कुछ इस प्रकार है अ, कि माँ कहती थी जीवन में कुछ काम जरूरी है, कुछ वादे तो कुछ इरादे जरूरी है। जिंदगी की राह पर रिश्तों में अनगिनत उलझने खटास भी होगी। मत होना दुखी या कि परेशान, रिश्तों में नमक जरूरी है। घर हो जी। या बाहर, आंखें खोल चौकसी नजरों से देख, फिर मनन जरूरी है। पाना है कुछ अद्वितीय अनूठा, तो लक्ष्य के साथ साथ मार्ग की पहचान जरूरी है। जी। राहें नहीं इतनी आसान, राहें नहीं इतनी आसान, हिम्मत के साथ साथ मुस्कान जरूरी है। मत हार कठिनाइयों परेशानियों से, लोहे की तरह तपन जरूरी है। अनुभवों की पूंजी को संभाल, मत देख मुड़ कर पीछे, जीत के साथ साथ हार जरूरी है। स्त्री जी। हो तुम, स्त्री हो तुम चाहे, जान लो समझ लो, ध्यान बांध लो, तुमसे ही है ये संसार, इसलिए अपने आप के लिए मैं जरूरी है। तो इसमें भी आप देख सकते हो, कहीं ना कहीं आपको ये कविताएं कहीं ना कहीं आपके अंदर वो भाव पैदा कर सकती है। जब आप निराशा के भाव में हो तो मुझे लगता है कि आपको प्रेरणा दे सकती है। जी। संतोष जी, कार्यक्रम के अंत में साहित्य सृजन के बारे में दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे, जो साहित्य प्रेमी है उनसे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं कहूंगी कि इंसान के लिए खुश होना और सकारात्मक होना बहुत जरूरी है। यदि आपके अंदर ये, तो आप जीवन भर खुश रह सकते हैं। खुश होने के लिए आपको बहुत साधन संपन्न होना जरूरी नहीं है, वो अपने आप मिल जाएगा। कोई व्यक्ति बहुत अमीर होकर भी खुश नहीं रह सकता। तो खुशियां पैसों से या आर्थिक चीजों से नहीं खरीदी जा सकती, वो आपके अंदर होती है। अब आप खुश कैसे होते हैं ये आप लोगों पर निर्भर करता है। कुछ लोग लिख कर खुश होते हैं, जैसे हमारे जैसे जीव होते हैं। कुछ लोग पढ़कर सुनकर खुश होते हैं। अगर कोई जी। महिला जी। मुझे सुन रही है तो वो इस बात को जरूर ध्यान रखे कि एक महिला के लिए शिक्षित होने के साथ साथ अपना पढ़ाई को निरंतर रखना बहुत जरूरी है। जब तक आप खुद सबल नहीं होंगे, जब तक आप आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होंगे, तब तक आप समाज को बदल नहीं सकते हैं। और बदलाव के लिए जरूरी है कि पहले हम अपने आप को बदलें। तो मेरा एक और संदेश रहेगा यही कि आप जो है अपने आप में खुशी तलाश करें। उसके लिए आप बाहरी चीजों जी। पे जो है निर्भर ना रखें। जी। 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 संतोष जी, आप हमारे साहित्य मंच पर आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आशा करती हूँ कि धन्यवाद। कभी भविष्य में आपकी जरूरत पड़ी तो
आपको ज़रूर, एक बार ज़रूर। और आमंत्रित करना काफ़ी चाहूँगी। आपको बहुत-बहुत आभार जो पाठकों से रूबरू होने का मुझे अवसर मिला, वरना व्यस्त समय में हम इतना समय नहीं निकाल पाते हैं अपने व्यक्तिगत और अपने अकादमिक कार्यों में इतना बिज़ी हो जाते हैं कि हम अपनी बात को इस तरह फ़ॉर्मल तरीके से रखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है। आपने ये अवसर दिया, आपका जी। बहुत-बहुत आभार। धन्यवाद। ये मतलब पढ़ के मतलब इतनी संवेदनशीलता है, इतनी गहराई है कि इतनी गहराई आपके साहित्य में आई, तो मैं तो आपसे काफ़ी जी। प्रभावित हूँ। थैंक यू जी। धन्यवाद। अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके काफ़ी जी। धन्यवाद। आशा करती हूँ कि डॉक्टर संतोष बिश्नोई जी के उद्गार आप तक पहुँच पाए होंगे। मैं दर्शकों से चाहूँगी कि मरु साहित्य मंच को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। इसी के साथ कार्यक्रम को विराम विराम देना चाहूँगी। जय हिंद।